स्टूडेंट्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 9 सीबीएसई के केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैं 2 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हम मैटर्स के बारे में पढ़े कि मैटर क्या होता है, मैटर प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, कैसे प्योर किया जा सकता है, इनके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि एटम मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। आज इस टॉपिक में हम सिर्फ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और ज्यादा यहाँ पे डिटेल्ड मतलब बहुत ज्यादा चैप्टर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो 2 लॉ दिए गए हैं आपके चैप्टर में, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा एंशिएंट, थोड़ा सा मैटर के बारे में ही समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एट द एंशिएंट टाइम the ancient philosophers of India and Greek believe that there are only 5 elements. Okay, the whole universe is made up of 5 elements, है ना। आपको बार बार मैं वो 5 elements के बारे में बताया हूं। क्या क्या है वो 5 elements? एयर, है ना, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ओके, होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये बिलीव किया जाता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि दीज आर नॉट एलिमेंट्स, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई। उसी टाइम पे जब इनको एलिमेंट माना जाता था, उन्हें उसी टाइम के जो फिलोसोफर्स थे अराउंड 500 बीसी, ठीक है, 500 बीसी के टाइम पे जो फिलोसोफर थे, जिसमें इंडियन फिलोसोफर में आपको याद रखना है महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद, ये नाम आपको याद रखना है। इंडिया में इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, रस शास्त्र जिसको रसायन कहा गया, उसका डिस्कवरी या फिर उनके बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट किया था, इन्होंने कहा कि जो मैटर है उनको अगर हम डिवाइड करते चलें, ठीक है, डिवाइड करते चलें तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वहां पे बहुत स्मॉल पार्टिकल बनेगा जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे और उसको इन्होंने परमाणु कहा था। ठीक है, क्या कहा था, परमाणु। ठीक है, परमाणु। एक मूवी भी आई थी परमाणु, आपको याद होगा, अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो परमाणु, देखिए परमाणु क्या है, परमाणु इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, इन्होंने महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग परमाणु जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और इन्हीं परमाणुओं से जितने भी मैटर होते हैं वो बने हुए रहते हैं, ये इन्होंने कहा। इसके बाद एक और फिलोसोफर का नाम आपको याद रखना है, पकुधा कात्यायन। ठीक है, ये भी इंडियन थे। पकुधा कात्यायन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल परमाणु जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर या फिर कंबाइंड फॉर्म पे बोल सकते हैं। ठीक है, परमाणु एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म, दे आर नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म, ये कहा था पकुधा कात्यायन ने। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको, परमाणु एग्जिस्ट इन जनरली एग्जिस्ट, है ना, यहाँ पे जनरली लिख दो, जनरली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म।
ठीक है। जनरली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म, तो कंबाइंड फॉर्म पे ये एग्जिस्ट होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है। इन्हीं के साइमल्टेनियस दो ग्रीक साइंटिस्ट को भी आपको याद रखना है, दो ग्रीक फिलोसोफर को भी आपको याद रखना है। एक थे आपके डेमोक्रिटस एंड दूसरे थे ल्यूसिपस। ठीक है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि जो भी मैटर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन डेमोक्रिटस ने परमाणु ना कह के उसको एटम कहा था। ठीक है, तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा था, एटम कहा था, है ना। क्या कहा, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, ये चीज इन्होंने कहा था। अब इन्होंने भी यही कहा था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है और जितने भी मैटर होते हैं वो इसी एटम से मिलके बने हुए रहते हैं। तो डेमोक्रिटस और कर्नाक का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था, नेम अलग अलग था। इन्होंने परमाणु कहा था और इन्होंने एटम कहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ये तो एंशिएंट फिलोसॉफी की बात हो गई। ठीक है, एंशिएंट फिलोसॉफी की बात हुई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक, ठीक है, मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग 18th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनता है इसके बारे में उनमें इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है ये तो सबको पता चल गया था 18th सेंचुरी के लास्ट तक। एलिमेंट क्या होता है आपको भी पता है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर विच इज कंपोज्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जहां पे एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ रहता है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। अब एलिमेंट जब कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो साइंटिस्ट थे उनको पता चल गया था कि जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, इस चीज के बारे में उन्होंने स्टडी करना चालू किया। तो अब ये कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है, और जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो किस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, इन्हीं के बारे में डिस्कवरी करना चालू हुआ और वहीं से एटम और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटम का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है ना, 500 बीसी के लगभग एटम का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो है वो 18th सेंचुरी के लास्ट में लगभग आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, इसका स्टडी किया था। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। एक तो है लेवोइजियर और दूसरे हैं जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है। एंटोनी एल लेवो, LOLEVOISER, लेवोइजियर, ये एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, और दूसरे हैं जोसेफ प्राउस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और ये बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, और उसी के बाद फिर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आया। तो पहले इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हमको समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉ दिए, उन लॉ को कंबाइंड फॉर्म पे बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नेम से ही अपने को पता चल जा रहा है कि ये वो लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, द लॉ दैट ऑपरेट्स द केमिकल रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हमको दो ठो लॉ देखना है, हालांकि है 5-6, लेकिन हम यहाँ पे अभी देखेंगे बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो 2 ही है। ठीक है, और टोटल अगर हम देखें तो 5 to 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ यहां पे देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है, देखिए ये गिवन बाय है एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, गिवन बाय एंटोनी एल इसके द्वारा दिया गया है। अब इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देखिए एक तो कॉमन स्टेटमेंट है जो सभी जानते हैं, है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो ये चीज हो गया। एनी केमिकल और फिजिकल चेंज mass can neither be created nor destroyed। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक, इसका एक और स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, product in any chemical reaction is always equal to the total mass of reactant। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए एक रिएक्शन मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इसको होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, ठीक। जैसे एक रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी CH4 देखिए यहां पे क्या होता है, चलिए इसको बाद में समझते हैं ना, पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन का एग्जांपल दूं। जैसे कार्बन, इसको बर्न कर दिए, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 टू द 32 इज इक्वल टू 44 हो रहा है। यहाँ पे 44 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ग्राम में ले लेते हैं क्योंकि मास है, तो 44 ग्राम यहाँ पे है। तो क्या ये 44 ग्राम है, तो ये भी 44 ग्राम होगा ही होगा। ठीक है, 16 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम। तो दोनों और इक्वल है ना, तो इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, ठीक है। अब दूसरा जो मैं लिखा था उस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे
CH4 इसको बर्न करते हैं ना, बायोगैस ही है, इसको बर्न कर रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो क्या टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देख लीजिए टोटल मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 16 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 ग्राम मान लेते हैं हम इसको। तो रिएक्टेंट का टोटल मास हो गया 48 ग्राम, और यहाँ पे देखिए ये तो 44 है, अभी निकाले थे 44 ग्राम होता है, और इसका अगर हम निकालें तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये दोनों को जोड़ दो, 44 प्लस 18 तो कितना हुआ, अब जोड़ देंगे हम लोग इसको तो 62। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसको फॉलो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये थोड़ा एडवांस है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस को यहां रखो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो क्या बैलेंस हो रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 16 ही होगा, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 हो गया, और ये 32 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 2 होगा। ठीक है, ऐसा, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है जी, 64 होगा ना। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसको देखो, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो 44 होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको देखो ये कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16, तो कितना हो गया 44 प्लस 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 36 और 44 को अगर हम ऐड करें तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों और क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और अगर वहां पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों और इक्वल नहीं है ना, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता और वो केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तो फिर वो जो इक्वेशन है वो गलत है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। एक चीज इसमें, एक पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको आप स्टार बना के रख लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज practically not applicable on nuclear reactions। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, देखिए प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होते हैं ना, उनके मास का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हमको दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली ये नॉट एप्लीकेबल है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, तो ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड यहां पे हम लोग देखते हैं
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएगा, कांस्टेंट मतलब भी फिक्स होता है, डेफिनिट मतलब भी फिक्स होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, तीनों सेम है, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले ये दिया किसकी गया है ना, कौन दिया है इसको, तो गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने इसको दिया है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट जो एग्जैक्टली बुक में लिखा है वो स्टेटमेंट भी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। स्टेटमेंट है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर present in a fixed ratio by mass, है ना, प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो या डेफिनेट रेशियो बाय मास, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं हम लोग, a chemical compound is formed by a chemical compound is formed by combination of elements in fixed ratio by mass irrespective to their sources, ठीक है, irrespective to their sources, ठीक है। तो irrespective to their sources, ये चीज यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है या किसी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मास के फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में कॉम्बाइन करने से बनता है, उनके सोर्स को पे वो डिपेंड नहीं करता, रिस्पेक्टिव टू देयर सोर्सेस, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैं आपको एग्जांपल बताया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन सकता है भाई, कार्बन को हम बर्न कर दिए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें, CaCO3 को हीट कर दें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CaO भी बनेगा, लेकिन इसको नहीं देखना है अपने को, हमको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, ठीक है। इसके अलावा एक जो सोर्स है रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो 3 सोर्सेस हो गए, और भी सोर्सेस इंडस्ट्री से निकलता है, कहीं से भी आप ले लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलता है, ठीक है। तो ये इसको अपन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड और ये थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से बना ये वाला,
ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बना, और ये वाला जो है वो रेस्पिरेशन से बना है, थर्ड वाला। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रेशियो में है, तो बाई मास ना, बाई मास, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक, तो 12 हो गया, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, तो 16 होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई अगर आप इसको करो तो ये क्या हो जाएगा, 3⁸ हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 और 4 8 32। ठीक, तो ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में प्रेजेंट है। ठीक, यहां पे भी सेम होगा। ठीक है, यहां पे भी 3:8 होगा, यहां पे भी सेम होगा। ठीक, तो कोई भी सोर्स रहे का एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आप कोई एक कंपाउंड लेते हैं तो वहां पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हमेशा बाई मास फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए, इसका भी एक्सेप्शनल केस है, ये भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कांस्टेंट applicable in case of uses of isotopes। ठीक है, आइसोटोप्स का अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जैसे ये कार्बन 12 और कार्बन 13। ठीक है, तो इस कार्बन 12 का जो वेट मास है वो है 12। ठीक है, कार्बन 12 का मास है 12 और कार्बन 13 का मास है 13। तो अगर CO2 है, यहाँ पे कार्बन 12 है और CO2 है, यहाँ पे कार्बन 13 है, तो कैसे फिर एप्लीकेबल होगा, फिर वैसे में एप्लीकेबल नहीं होता। आइसोटोप में एक एलिमेंट का मास जो है वो चेंज हो जाता है, तो आइसोटोप के केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।